पंचायत राज मंत्री श्री कपिल पाटिल जी, जिन्होंने 10 साल का टर्म अपना खासदार में पूरा किया है। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हमारे लोकप्रिय सांसद ऐसे कपिल पाटिल जी। अच्छा सर, बीजेपी पार्टी एंटी मुस्लिम है क्या, ये आप मानते हो? और भिवंडी से भाजपा प्रत्याशी श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। बताओ, 2 चुनाव में कहा महाराष्ट्र से कौन मुसलमान खड़ा किया था? बताओ मुझे, बताओ एक कैंडिडेट मुझे। बड़ी उनकी वकालत करते हो आप नहीं, मैं वकालत नहीं, मैं खाली शरद पवार साहब ने दिया कि एक मुसलमान कैंडिडेट? बताओ। नहीं दिया था। बिल्कुल। कोई भी एक स्कीम मुझे बताओ जो मोदी जी ने की, उसमें ऐसा लिखा है क्या कि हमारे मुसलमान भाइयों को छोड़ के? उन्होंने पहले दिन से कहा सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो भाषण में कहा, अगर मुझे मुसलमान भाइयों के वोट नहीं मिलते तो कहीं तो मैं कम पड़ता हूँ। मैं उनका विश्वास जीतने में कहीं तो कम पड़ रहा हूँ जी। कि विद्यमान जो सांसद है वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि आपने जो 10 साल में नहीं किया उतना डेवलपमेंट मैंने 1 साल में किया। फिर किस मुंह से वहाँ पे बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर खुद ही दावा कर रहे हैं कि 1 साल में मैंने इतना डेवलपमेंट किया? अभी जैसे योगी जी, ऐसा है, देखो, योगी जी यूपी में मैं तो ये समझता हूँ 80-20 की राजनीति होगी। इतने नैरेटिव चलने के बाद भी मेरे पार्टी के अंदर अगर सब सही होता हाँ। तो भी मैं नहीं हारता। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारा आपका एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में जो हस्ती है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और जो काम इन्होंने भिवंडी शहर या तो फिर भिवंडी ग्रामीण या तो फिर भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया है, ये एक इतिहास में दर्ज करने वाला है। तो हमारे साथ में आज के पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं पूर्व पंचायत राज मंत्री श्री कपिल पाटिल जी, जिन्होंने 10 साल का टर्म अपना खासदार में पूरा किया है। तो मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में और आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए विशेष स्वागत है आपका जी। तो शुरू करते हैं कि एक पंचायत समिति से आपने अपना सफ़र शुरू किया था और पंचायत समिति से लेके केंद्र मंत्री बनने तक का जो आपका सफ़र था, तो इसकी एक छोटी सी जो आपका जो सफ़र है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पंचायत से पार्लियामेंट तक जी। और भगवान का आशीर्वाद देखो, मोदी जी का आशीर्वाद देखो कि मुझे मंत्री बनने के बाद पोर्टफोलियो भी ऐसा दिया कि वो पंचायती राज, जो पंचायत से जुड़ा, गांव से जुड़ा हुआ ही मुझे मंत्रालय दिया गया और मुझे बहुत आनंद आया वो मंत्रालय में काम करने के लिए। मैं जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद में हमारे उस वक्त के नेता, हमारे कजिन ब्रदर ही आरसी पाटिल जी, उन्होंने कहा कि आपको सरपंच पद के लिए सरपंच बनाना है, आपको ग्राम पंचायत में लड़ना है जी। तो मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने गया, लेकिन गांव में सब अनअपोज हो गया, एक ही सीट का चुनाव हुआ। बाद में सरपंच बनने के लिए भी बहुत संघर्ष हुआ। ओह। मैं सरपंच बना और 15 अगस्त आया। मेरे गांव में घुटने तक कीचड़ रहता था, तो मैंने मेरे पहले ही भाषण में 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल से कहा था कि अगले 15 अगस्त तक मेरे गांव के किसी भी नागरिक के पैर को कीचड़ नहीं लगेगा। ये मेरा आप लोगों के प्रति भरोसा मैं यहाँ से आपको दिलाता हूँ। और मैंने वो 2-3 महीने के अंदर ही पूरे गांव के रोड कंक्रीट करके दिखाया। इसके वजह से गांव के नागरिकों में भी और हमारे उस वक्त के नेता आरसी पाटिल साहब में भी, मेरे पिताजी भी उस वक्त जीवित थे जी, तो उन्होंने भी देखा कि लड़का अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे पंचायत समिति का टिकट दिया गया। 92 में मैं पंचायत समिति में चुन के आया। फिर 97 में मैं सभापति बना। तो मेरा 7 महीने का कार्यकाल था सभापति का। तो 7 महीने के कार्यकाल में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से काम की छाप छोड़ी। तो आप लोग अपने आज तक भूल नहीं पाए। आप अपनी फैमिली से पहले थे जो कि पॉलिटिक्स में आए थे? नहीं, मेरे पिताजी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 15 साल। यहाँ पे भिवंडी शहर
और ग्रामीण के एक ही अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त जब हम लोग छोटे थे। तो 15 साल तक वो भिवंडी तालुका के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। मेरे भाई भी राजनीति में थे, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की राजनीति करते थे, सहकार क्षेत्र की करते थे। और मुख्य धारा में पिताजी के बाद, भाई के बाद मैं इस राजनीति में आया। फिर उसके बाद जिला परिषद में लड़ा, जिला परिषद में उपाध्यक्ष बना, उसके बाद कृषि समिति का सभापति बना, अध्यक्ष बना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना। ये सारे जो पद है जी, वो मैं उस वक्त राष्ट्रवादी पार्टी में काम करता था। मेरे राष्ट्रवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके आशीर्वाद से मिले हुए ये सारे पद जहाँ पे मैंने काम किया। और बड़ा अच्छा काम करने के कारण शायद 2014 में जब मोदी जी को फेस बनाया गया जी, तो अभी हमारे जो महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है, उनकी नज़र मेरे ऊपर आ गई। उनके हाथ से मैसेज आया मिलना है। तो मैं बोला इतना बड़ा आदमी है, प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं मना नहीं कर पाया। उनको मिलने गया। उनको मैंने कहा कि मेरी कोशिश चल रही कांग्रेस से टिकट लेने की जी, मेरा अगर वहाँ से हुआ तो फिर मैं नहीं आऊँगा। तो नहीं हुआ तो फिर बोला मैं सोचूंगा। मैं उनको हाँ करके नहीं आया। अच्छा, तो कांग्रेस में मैं ट्राई नहीं कर रहा था। कांग्रेस के कुछ साथी भिवंडी शहर से आपके मेरे घर पे आए थे अच्छा, और उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। बाद में कांग्रेस को तो हम लोग जानते हैं कैसे चक्कर चलाने का, गोल गोल घुमाने का, वो सब शुरू हो गया। और एक दिन देखा तो फिर विश्वनाथ पाटिल साहब का टिकट डिक्लेयर हो गया। अच्छा, हाँ, तो मैं बोला चलो डिक्लेयर हो गया तो छोड़ दो इस बात को। छोड़ा। तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ शाम को मेरे पास सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का फोन आया कि अभी क्या करते हो बोलो। फिर मैंने उनको बोला मुझे सुबह तक का टाइम दो, मैं आज अभी दिल्ली में हूँ, अभी आ रहा हूँ दिल्ली से जी, सुबह मैं सब कार्यकर्ता को बुला के आपको इन्फॉर्म करूँगा। हाँ, मैंने सबको बोला सुबह 10 बजे आ जाओ। मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। कार्यकर्ता ही बोले साहब अभी छोड़ने का नहीं, बीजेपी तो बीजेपी, लड़ना ही है हमको। फिर उनको बोल दिया कि मैं बीजेपी में प्रवेश कर रहा हूँ। तो फिर 18 मार्च को 2014 मेरा बीजेपी में प्रवेश हुआ। 19 मार्च को मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ। मुझे लगता है 22 अप्रैल या 23 अप्रैल कुछ चुनाव हाँ, था चुनाव था और 16 मई को रिजल्ट मैं एमपी बना। तो ये जो सारा प्रवास है जी, वो जनता का आशीर्वाद, पार्टी का समर्थन, जी, मैंने जो काम किया वो जनता के मन में जो काम था, इसके वजह से मैं पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचा। उसमें कई नेताओं का सहयोग भी मुझे मिला है, जैसे गणेश नाइक साहब भी उसमें है, हमारे उस वक्त के अध्यक्ष अनंत ठाकुर जी है, गुटीराम पवार साहब है, वो बरोरा साहब जो यहाँ पे शाहपुर से आमदार थे, ये सारे हम लोग एनसीपी में काम करते थे। सभी लोगों ने मुझे बहुत बड़े पैमाने पे समर्थन दिया जी, और मुझे आगे बढ़ाया। अब उन लोगों ने उस वक्त आगे बढ़ाया करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपने पार्टी में लेके 2014 में एमपी बनाया। फिर 2019 में फिर से जनता ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, पार्टी ने विश्वास दिखा के टिकट दिया, फिर जनता ने विश्वास दिखा के मुझे जिताया। और 7 जुलाई 2021 को मैं मोदी जी के साथ सेंटर में राज्य मंत्री बना और उसी शाम मुझे पंचायत राज मंत्री का पोर्टफोलियो दिया गया जी, और मैं वो मंत्रालय में मैंने 3 साल तक काम किया। बड़ा आनंद आया मोदी जी के साथ काम करने का, जनता के साथ जुड़ने का, और गांव से जुड़ने वाला पोर्टफोलियो मिलने के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा आपको पहले अनुभव था हाँ ग्रामीण में काम जिस करने क्षेत्र का हाँ, मेरे हाँ, को मुझे ज़्यादा अनुभव था जी, वही पोर्टफोलियो मिलने के कारण मैं पहले दिन से मेरा काम शुरू हो गया। अच्छा, तो सर ये जो आपको पोर्टफोलियो मिला था तो कैसा, मतलब आपको इसकी अपेक्षा थी या तो फिर कुछ आप लोगों को नॉमिनेशन था? ये कैसे? ये हाँ, देखो, ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार रहता है किसको मंत्री बनाना,
और मंत्री बनाने के बाद किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना, ये पहले किसी को ना मालूम होता है ना कोई पूछने जाता है। ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार रहता है, जैसे राज्य में मुख्यमंत्री का रहता है वैसे वहाँ प्रधानमंत्री का होता है। और मेरे नसीब से वो मुझे मिला, मतलब उनकी नज़र पड़ गई आप पे। हाँ, शायद उनको पता होगा कि मैं इस क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने यही पोर्टफोलियो दिया होगा। जी अच्छा सर, ये बताइए कि आप 2 टर्म थे पूरा खासदार, तो पहले टर्म में आपको ज़्यादा मतलब आसानियाँ थी या कि दूसरे टर्म में ज़्यादा आसानियाँ? मतलब पहला टर्म आपने पूरा किया और दूसरा टर्म आया, तो उसमें आपको ज़्यादा चैलेंजेस किस में आए और आसानी किस में? देखो ऐसा है, मैं जिस भी पद पर काम किया मुझे कभी किसी भी पद पे काम करने के लिए चैलेंज महसूस नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि मैं जिस भी पद पर काम करता हूँ पहले उस पद को समझ लेता हूँ। जी। जैसे मैंने सरपंच बना तो पंचायत का कानून क्या है तो सारा मैंने पढ़ा। जैसे पंचायत समिति में मेंबर बना तो वो पढ़ा, जिला परिषद में बना तो जिला परिषद पढ़ा, तो लोकसभा में गया तो वहाँ का स्टडी किया। इसलिए पहले टर्म में चैलेंज कम था और दूसरे टर्म में चैलेंज ज़्यादा था। हाँ। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव जो मेरे पास था वो 88 से था। वैसे देखे जाए तो कॉलेज के ज़माने से था। कॉलेज में भी मैं CR रह चुका हूँ, GS रह चुका हूँ, तो उस वक्त से राजनीति करने की आदत थी। हाँ। और शुरू से प्रशासकीय काम, जो सभापति है तो हमको वहाँ पे काम करना पड़ा, तो प्रशासन को समझना पड़ा, तो वो काम किया। जिला परिषद में 3 पदों पे मैंने काम किया, तो वो प्रशासन का अनुभव था, बैंक का अनुभव था। तो मुझे कोई परेशानी महसूस हुई नहीं, ना पहले टर्म में हुई ना दूसरे टर्म में हुई। शायद मैं चुन के गया तो पहले ही सेशन में शायद मैंने भाषण दिया था। हाँ। मुझे अभी बराबर याद नहीं आ रहा है। तो वो कुछ ऐसी दिक्कत उस वक्त भी महसूस हुई नहीं, क्योंकि सभी क्षेत्र की जानकारी थी। मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रह चुका था, तो लोकसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी मेरे पास थी। उस वक्त मैं जब अध्यक्ष था तो पालघर जिला भी अपने थाने जिले में था, तो दोनों जिले की जानकारी मेरे पास थी। इसलिए कोई भी टर्म ये चैलेंजिंग नहीं था। जो भी जब भी मैं MP बना तब से लेके आज तक आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि मैं MP बनने के बाद इमीडिएट अपना दुर्गाड़ी का ब्रिज और मोटा गाँव ठाकुरली का ब्रिज ये मैंने सैंक्शन करा के लिया था। एक्चुअली वो सैंक्शन थे, उसको फाइनेंशियल जो अप्रूवल रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल वो नहीं थी, तो वो मान्यता उस वक्त पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, तो वो उस वक्त जाके मैंने मदान साहब को मिल के वो मैंने की थी। और तब से मैं 1 महीने से ही डेवलपमेंट का काम मेरा शुरू हो गया था, इसलिए मुझे कभी भी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा सर, पहले हम लोग एक सवाल पे आते हैं, फिर उसके बाद में आपके डेवलपमेंट पे आएंगे कि मोदी जी के साथ काम करके आपका कैसा अनुभव रहा? मतलब क्या कुछ सीखने को मिला मोदी जी से काम करके, क्योंकि आपने काफ़ी करीब से देखा होगा उन्हें। ऐसा है, मोदी जी के साथ काम करना एक सौभाग्य है अपना। उनके मंत्रिमंडल में बैठ के उनके साथ बैठ के काम करने का मौका मिलना, इससे बड़ा नसीब कुछ नहीं है। तो पूरा विजन उनके पास है, देश को किस तरह से कम टाइम में आगे बढ़ाने का, इसका विजन पहले सोचते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, 2024 का चुनाव होने जा रहा था। हाँ। उसके चुनाव डिक्लेयर होने से 1 महीना पहले उन्होंने 100 दिन का टास्क दिया था सबको। 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद हाँ। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, एक कॉन्फिडेंस उनमें था। तो उन्होंने टास्क किसको दिया? हम सभी तो पॉलिटिशियन है, हम सभी तो चुनाव में जाने वाले हैं। हाँ। तो सभी सेक्रेटरी लोगों को बोला कि ये 100 दिन के अंदर आपको काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ। हाँ हाँ। तो ये उनका विजन है कि मैं चुनाव में जब जाऊंगा तो देश का काम रुकना नहीं चाहिए। हाँ। देश का काम किस तरह से 100 दिन होना चाहिए, तो 100 दिन का टास्क दिया। और फिर उसका, हालांकि 2024 में मैं नहीं पहुंच पाया लोकसभा में, तो मैं देख रहा था, तो उनका रिव्यू भी चालू हो गया था कि 100 दिन में क्या उन लोगों ने किया है। ये विजन मोदी जी के पास है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, आज हम 4थे नंबर पर है, और कभी हम 2 नंबर पे आएंगे, ये आज के तारीख में कोई भी विश्व का देश इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितने साल में आएगी।
मोदी जी के पास ये विजन है। विजन। वो खाली देश का सोचते हैं, बाकी किसी चीज़ का सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। देश देश देश, मेरा भारत सबसे महान कैसे बने, मेरा भारत डेवलपमेंट के हिसाब से एक नंबर कैसे बने, इसलिए उन्होंने ये भी विजन रखा कि आज़ादी के 100वें साल में 2047 में हमारा भारत एक विकसित देश विश्व में जी। उसकी पहचान हो, इसलिए उनका काम चल रहा है और वो विजन से वो काम कर रहे हैं। अभी कोई भी चीज़, कितना भी आदमी छोटा हो, उनके साथ बैठ के उनको सुनना, ये सबसे बड़ा उनसे सीखने वाला गुण है। अच्छा। छोटे से छोटे आदमी का भी सुन के लेते हैं। सुनने की आपने देखा होगा तो कई तो निर्मला सीतारमण जी ने एक बार फाइनेंस मिनिस्टर हमारी है लोकसभा में स्पीच में कहा था हाँ। कि प्रधानमंत्री जी का सबसे अच्छा गुण लेने वाला कुछ है तो वो कोई भी आदमी, छोटा से छोटा आदमी है तो उसका सुन के लेते। गुड ये- लिसनर है। हाँ, ये सुन के लेने के बाद अगर वो आपको उनको लगेगा कि इसको विकास के लिए यूज हो सकता है तो बराबर परफेक्ट हमको बोलेंगे, ये आदमी को मिलो, उसको ये बात समझा दो। हम मिलने से पहले हाँ। उनके पास पीएमओ से फोन पहले जाएगा, ये सब्जेक्ट में आपके पास ये आदमी मिलेगा। अभी मैं जब मंत्री बना और उनके पास गया जी। तो मुझे एक हरियाणा का हमारा साथी है भारतीय जनता पार्टी का, तो उनका नाम दिया, हाँ। इनको बुला के इनसे डिस्कस करो। अच्छा, कितना छोटा देखते हो देश मतलब के एकदम लिए। माइक्रो मैनेजमेंट में भी काम करते एकदम माइक्रो मैनेजमेंट। हरियाणा में पंचायत राज के लिए, गांव के लिए ये एक बंदा काम करता है, वो अच्छा काम करता है, उसके साथ डिस्कस करके कोई पॉलिसी बनती है क्या, इसके ऊपर सोचो। तो हमने उनको बुलाया था, उनसे डिस्कस किया था। फिर सारे पंचायतों को जब कॉन्फ्रेंस होती है तो लोगों को मैंने कहा था कि इस तरह से आप करो। जी जी। तो सर, अब आपने जो पंचायत राज में काम किया, मतलब आपकी जो मिनिस्ट्री मिली थी तो उसमें आपने जो काम किया है, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो काम किया है, तो उसमें से कुछ काम आप बताना चाहिए। अभी हम भिवंडी का देखेंगे तो देखो, आप भिवंडी में रहते हो, आप लोगों ने कभी सोचा था कि भिवंडी में मेट्रो आ सकता है? जी। अभी कई लोग टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन देखो मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मेट्रो का सपना भी नहीं देखा था भिवंडी वालों ने। वो मैं देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से और हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भिवंडी में मेट्रो हम लोग ला सके। भिवंडी की मेट्रो कल्याण तक जाएगी। अगर कुछ हमारे साथियों ने वहाँ पे उनकी दुकानें टूटती है इसलिए विरोध नहीं किया होता तो अब तक वो कल्याण पहुँच जाती। जैसे भिवंडी की हमारी 80-85% लगभग काम पूरा हुआ है। ये भिवंडी वासियों के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कोई भिवंडी का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, हाँ। तो आप देखिए सबसे पहले रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग के समय जो बैनर लगाए जाते हैं, जी जी जी, वो बैनर में उनके प्रोजेक्ट के बिल्डिंग के फोटो छोटे होते हैं और मेट्रो के फोटो मेट्रो इतने के बड़े बड़े होते हैं। रहते हैं। जी जी। ये किस चीज़ की उपलब्धि है? इसका सारा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का है। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि था। मैंने कहा उनको थाना तक मेट्रो आई है तो उसको भिवंडी में आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? तो हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल का कारोबार बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पे वेयर हाउसिंग का कारोबार बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पे लोग उल्टा, अभी गंगा उल्टी बहती है। हाँ। पहले लोग गांव से शहर में आते थे अब शहर से रोजगार के लिए, अभी शहर से गांव में आने लगे। क्योंकि लगभग 15 से 20 लाख लोग आज गांव खेड़े में वेयर हाउसिंग में रोजगार के लिए आ रहे हैं। काम कर रहे हैं, बराबर है। तो उनको सुविधा हो इसलिए मेट्रो हमारे लिए ज़रूरी है। टेक्सटाइल वाले हमारे साथी है, 4 बजे कोई गाड़ी रेंट से करते, 4-5 लोग मुंबई चले जाते, तांबा काटा वहाँ पे बिजनेस करके आते, तो उनके लिए सुविधा हो। तो तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने जिस दिन लेटर दिया उसके मुझे लगता है 2 महीने के अंदर ही मेट्रो 5 ये भिवंडी कल्याण के लिए उसको सैंक्शन करा। दुर्भाग्य से भिवंडी से कल्याण तक का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक नाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो मैं वो मीटिंग में नहीं था, लेकिन मेरे सुनने में आया कि उन्होंने अंडरग्राउंड करने के लिए प्रस्ताव दिया। उसको मान्यता दी है। मान्यता दी। अभी एक्चुअली मैंने इसकी जानकारी नहीं ली।
मान्यता दी तो उसका टेंडर निकला नहीं निकला। मैं कई बार उनसे चर्चा करता था कि उसका टेंडर बाकी है, उसका टेंडर निकालो, जी एज इट इज निकालो, ऐसा मैं उनको कहता था ताकि वो सुविधा मिले भिवंडी से कल्याण वालों के। तो हमारे लोग कल्याण में भी पहुंच जाते हैं भिवंडी से, हाँ, हाँ। तो वो सुविधा अगर रहती तो रास्ते के ऊपर की ट्रैफिक कम हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था हमारा चाचा नेहरू स्कूल के ग्राउंड में, तो हमारे एक मुसलमान बहन थी वहाँ पे, जी उसने कहा कि मेरी बहन दुबई में रहती है। मुझे कहा कि साहब देखो, मेरी बहन ऐसे बोलती है कि ये क्या है अपने शहर में, मुझे शर्म आती है भिवंडी में आने के लिए, ऐसे रास्ते हमारे। मैंने उसको शाश्वत किया था कि बहन जी देखो, आने वाले 4 साल के अंदर आपकी बहन बोलेगी कि मुझे गर्व हो रहा है कि मैं भिवंडी की रहने वाली हूँ। ऐसे रास्ते सारे कंक्रीट के हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से मैं निश्चित तौर पर करूँगा, और मैंने वो किया। लगभग 54 या 56, हाँ। मुझे एग्जैक्ट अभी पहले 52 थे, फिर उसके बाद और 4 बड़े थे शायद। हाँ तो ये सारे रोड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस वक्त के देवेंद्र फडणवीस साहब के माध्यम से मैंने सैंक्शन करा के लाया और वो हो गए। जी उसके बाद में जो लाया उसका काम अभी चल रहा है, जो छोटे थोड़े थोड़े लेंथ उसकी जो बाकी है वो अभी चल रहे, वो भी उन्होंने सैंक्शन करके दिए थे। तो भिवंडी के अंदर आज तक किसी भी लोक प्रतिनिधि ने जितना काम नहीं किया कंक्रीट का उतना किया। अंडरग्राउंड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम था, 428 करोड़ रुपए का काम था। वो तो पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उसको कैंसिल किया था। तो ये मतलब वो भिवंडी ड्रेनेज के जो उसको कैंसिल कर दिया था, जो ड्रेनेज उन्होंने टेंडर को प्रोजेक्ट को स्थगित रख दिया था। तो उसके बाद में मैं इनको मिलके शहर की जरूरत है, नहीं तो कंक्रीट रोड बना नहीं पाएंगे हम लोग। कंक्रीट रोड तो सैंक्शन होके रखे थे, जब तक अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं बनता तब तक कंक्रीट रोड कैसे करेंगे। तो फिर वो 428 करोड़ का कंक्रीट रोड भी बनाया, हमारा ड्रेनेज 428 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम भी वो सैंक्शन करा के लाए। उसके बाद में तुम्हारा 100 MLD पानी, वो तो मैं 2-3 स्कीम से उसको सैंक्शन कराया मैं। पहले तो अमृत 1 में डाला था, अमृत जो था योजना केंद्र सरकार की, उसमें सैंक्शन करा के लाया। तो कोई टेंडर ही भरने नहीं आ रहा था सैंक्शन होने के बाद। उसके बाद में देवेंद्र जी को बोला कि अमृत तो बंद हो गई, मुख्यमंत्री जी को बोला मैंने कि अमृत तो बंद हो गई, अभी इसको नगर उत्थान में सैंक्शन करा के दो। उन्होंने नगर उत्थान में सैंक्शन करा के दी। तो मसे साहब उस वक्त कमिश्नर यहाँ पे थे, तो उन्होंने 7 बार टेंडर कॉल किया, तो 7 बार कोई आया नहीं। अभी जो बंदा आया है अभी कर रहा है, वो भी उसको कितनी तकलीफ है उसी को पता। भिवंडी शहर के भिवंडी शहर वासियों के पानी पीने की समस्या है। मुझे लगता है कि सभी ने उसको साथ देना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए जल्द से जल्द। अगर 100 MLD पानी भिवंडी के अंदर आया तो भिवंडी का पानी सेविंग होगा। इतना 100 MLD की रिक्वायरमेंट हमारी है ही नहीं, क्योंकि पहले से हमारे पास पानी है। बरोबर है। अभी और ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो भिवंडी में और आबादी भी बढ़ेगी, लोग माइग्रेंट भी होंगे बाहर से, तो भी उनकी पानी की सुविधा होगी। तो मैं अभी एक 10-12 दिन पहले मैंने कमिश्नर को भी फ़ोन करके बोला था कि भाई देखो ये जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे, मैंने एक मीटिंग करके सबको गाइडलाइन दी है कि ये काम बंद नहीं होना चाहिए। कोई भी आए काम भरने के लिए, काम अगर बंद होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। जैसे आप अभी हम जहाँ पे बैठे हमारे सामने IGM है जी, वहाँ पे 200 बेड का वुमन एंड चाइल्ड का जो हॉस्पिटल बन रहा है। कई लोगों ने आपको बोला होगा कि हमने किया, बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग जाके उधर खड़े भी होते हैं। तो मेरे पास ऑर्डर है, कोई दावा नहीं कर सकता। जिसको दावा करना है आके एक साथ बैठे मेरे, मैं तैयार हूँ चर्चा करने के लिए। अगर किसी ने किया तो उसका श्रेय मैं नहीं लूँगा, मतलब मेरा श्रेय भी किसी को नहीं दूंगा। तो ये मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री से जो नहीं होने वाला काम था वो करके लाया था। मैं यहाँ का जो सेक्रेटरी था वो प्रपोजल ही भेजने के लिए राजी नहीं था। उनको मैंने प्रेशर करके भिजवाया, वो बोला आप भिजवा दो, वहाँ से सैंक्शन कराने का काम मैं करूँगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन से मैंने ये सैंक्शन कराया। ये नहीं, ग्रामीण भाग में भी, गाँव में भी, जैसे मेरा गांव है
वहाँ पे पीएचसी सेंटर है, अनगांव में है, अनगांव का सैंक्शन कराया, वो सैंक्शन कराया, उनको 7-7 करोड़ रुपया है। फिर तुम्हारा वाशिन का है, फिर कल्याण में गोवेली है, वहाँ पे है, दसई में है, ये सब जगह पे मैंने सैंक्शन करा के लाया। उसी में एक ये है, इसका भूमि पूजन भी मैंने किया था। उस वक्त पर भी आप मुझे मेरा भाषण सुनो, जी हम थे वहाँ पे। मैंने कहा आप थे, तो ये कोई कैसे दावा कर सकता है मैंने नहीं, उसके बाद में फिर तो और उसके जैसे आमदार है अभी मौजूदा आमदार ईस्ट के, तो उन्होंने भी दावा किया था कि ये पूरा जो है मैंने फॉलोअप करके लेके आया है पूरा। कहाँ फॉलोअप किया था वो तो बताए, एक नाम बोलो, चलो जी फॉलोअप किया वहाँ नाम बताओ, और उसको मैंने सैंक्शन करके लाने से पहले उनका एक लेटर मुझे दिखा दो। और ऐसे लेटर दे के कुछ होता तो आप समझ लो फिर किसी राजनेता की जरूरत ही नहीं हमको, सही है। बराबर। फॉलोअप की जरूरत नहीं, लेटर दिया हो गया, लेटर दिया हो गया, ऐसा होता है क्या? जी कुछ लोग तो अभी ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने लेटर दिया है, मैंने लेटर दिया है, मैंने लेटर दिया है। हाँ, लोग लेटर दे के ही स्टे लेने की कोशिश करते हैं। कैसे होता है, ऐसा होता है क्या? आप भी ले सकते हो, फिर आपका तो नाम ही है द वॉइस, आप बोले मैंने न्यूज चलाई इसलिए हुआ। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी आप लोग न्यूज तो देते हैं ना, हाँ, द वॉइस के न्यूज का इम्पैक्ट, ऐसा भी खबर होता का है। असर, खबर हाँ? का असर भी दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये भिवंडी शहर को सही मायने में डेवलपमेंट अगर हुआ है तो उसका अगर श्रेय किसको देना है तो महाराष्ट्र के अभी के मुख्यमंत्री, तभी के मुख्यमंत्री सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस साहब का पूरा श्रेय है। और मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध होने के कारण मैंने जो भी उनसे मांगा उन्होंने कभी मुझे ना नहीं बोला। ऐसे कितने काम भिवंडी के लिए हम लोगों ने किए हैं जी। ये तो मैंने आपको अभी गिनवाते बैठूंगा मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के, तो अपना 1 घंटा तो उसी में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो मेन काम है वो मैंने यहाँ पे आपको सर, गिनवाए। इसमें- हाँ, सर, और एक आरोप भी किसी ने किया कि वो वराल तालाब का ने बात करके दिखाए। चलो अभी ये जो बंदे हैं ना यहाँ पे मुझे करके दिखाए। वरल तालाब का ना, हाँ उसके करके भी दिखाए। 50 करोड़ क्या की बात प्रोसीजर है वो तो बताए, कैसे करेंगे काम करने का। चलो छोड़ दो, जी क्या प्रोसीजर से जाएंगे, कहाँ से प्रपोजल जाएगा, किसके पास जाएगा, वो तो बताओ। मैंने अभी खुला बोलना भी छोड़ दिया। अच्छा। क्यों नहीं बोलता मैं? क्योंकि प्रोसीजर मालूम हो जाती है ना हाँ, फिर लोगों को मालूम पड़ जाता है कि किस तरह लोगों को नहीं, रास्ता दिख जाता है। लोगों को नहीं, जो लोग जो ऐसे एलिगेशन करते हैं ना उनको पता चलता है रही है ऐसा है क्या, चलो फिर यहाँ पे जाओ। जी ऐसा नहीं होता है प्रोसीजर। अभी कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ वो तालाब के लिए पैसा कहाँ से आने वाला था। जी सर, आप बता रहे हैं कि ये जो है डेवलपमेंट हो रहा है भिवंडी के अंदर, उसके बावजूद जो है जो अभी मौजूदा सांसद है तो ये लोकसभा में आवाज़ उठाते, पार्लियामेंट में कहते हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा, मतलब इन्हीं के ऊपर जो है सवाल उठाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, क्या विकास नहीं हुआ मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैंने ये सुना, मुझे उस दिन कल्याण में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक प्रेस वाले ने सवाल पूछा मुझे जी कि विद्यमान जो सांसद है वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि आपने जो 10 साल में नहीं किया उतना डेवलपमेंट मैंने 1 साल में किया। फिर किस मुंह से वहाँ पे बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ? अगर खुद ही दावा कर रहे हैं कि 1 साल में मैंने इतना डेवलपमेंट किया, ना इनकी यहाँ पे सरकार है ना वहाँ पे सरकार है, तो डेवलपमेंट आया कहाँ से? चलो आप यहाँ पे जनता का वॉइस है तो आप मुझे दिखा दो कि भिवंडी शहर के अंदर ये किया। मैंने तो वहाँ पे कहा कि कोई अगर दावा करता है तो उसको झुटलाना ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने वो भाई को कहा, पत्रकार भाई को, कि भैया आप मुझे साथ में ले जाके मुझे दिखा दो, ये आपका 10 साल का काम है, ये उनका 1 साल का काम है, मैं तो उनका नागरिक सत्कार करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के जनता के लिए अगर कोई विकास का काम करता है तो कौन से पार्टी का है, मेरे सामने जीता है, ये मैं नहीं सोचूंगा। अगर सच में 1 साल के अंदर मैंने जो 10 साल में किया उससे ज़्यादा काम किया है तो मैं उसका नागरिक सत्कार करूंगा। ये आपके चैनल पे भी आज मैं ये बात दोहरा रहा हूँ। जी, तो सर यही बात आती है कि जो मौजूदा एमपी है उनको आप किस तरह देखते हैं? क्या वो अपने काम करने के लिए सक्षम है या तो फिर उन्हें भी जो है अभी नया है तो उन्हें थोड़ा सा ज़रूरत है? नहीं, ऐसा है, देखो, किसी की तुलना किसी के साथ करना और किसी के क्षमता के बारे में सवाल उठाना ये मेरा काम नहीं है।
हालांकि मेरे बारे में उन्होंने कहा था कि 10 साल में मुझे तो एमपी क्या होता है, खासदार क्या होता है, सांसद क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की थी। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर वो संस्कार नहीं है और मैं इतना इनमेच्योर्ड भी नहीं हूँ। मैं मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हूँ, इसलिए जनता ने चुन के दिया है। कुछ तो क्षमता देखी होगी, लोगों को लगा होगा कि शायद कपिल पाटिल से अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो उनको मौका देना चाहिए। इसलिए ये लोकसभा के रिजल्ट के एक महीने के बाद किसी पत्रकार साथी ने मुझे सवाल पूछा था कि साहब चुनाव होके रिजल्ट आके 1 महीना हो गया, इस लोकसभा में कुछ हो नहीं रहा है। मैंने उनको उल्टा डांटा था। मैंने कहा देखो भैया, 1 महीने में तो आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं अभी बिल्कुल इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, उसको टाइम देना चाहिए। मैं 1 साल के बाद में आपके सामने आके ज़रूर बोलूँगा। और मैंने उसके बाद 10 जून 2025 में मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जी, और उसमें जो भी कुछ कहने का था सारा कह दिया। उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। आपके पास वो होगा तो आप ऐड करके लोगों को दिखाइए, क्योंकि मैंने कहा था कि दिखावे ना क्या 1 साल के अंदर। 1 साल में तो हम लोग पूछ ही सकते हैं ना, भले शुरू नहीं हुआ, वो कुछ सैंक्शन करके लाया होगा। 1 साल मतलब टर्म का 20% हिस्सा निकल गया। तो 20% हिस्से में एमपी लैंड के सिवा कुछ किया होगा तो वो दिखावे हमको। बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं ना, हमको भी क्यूरियोसिटी है, हमको भी उत्सुकता है। तो मेरा ऐसा नेचर है कि आदमी को टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं ये दावा ज़रूर करूँगा कि 1 साल के अंदर कुछ भी काम हुआ नहीं। मैं तो सुनता हूँ हमारे कई लोकसभा क्षेत्र के लोगों की बाइट, गलती हो गई, हमने चुन के दिया। कोई भी बोलता है हम कुछ काम का नहीं है, कपिल पाटिल अच्छा था, ऐसा सुन रहा हूँ मैं। वो तो जो मीडिया में आ रहा है, आप लोग दिखा रहे हो, वो हम सुन रहे हैं। और उसमें ज़्यादा करके हमारे मुसलमान भाई है। ऐसा बाहर से किसी के माध्यम से मुझे सुनने में नहीं आया है। तो ये अभी उनको किस तरह से लेना, ये तो जनता का काम है, मेरा काम नहीं है। जनता तय करे कपिल पाटिल ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन दोनों में कौन अच्छा है, सर कौन आप दोनों में हमेशा कमजोर है। क्रॉस फायर देखने को मिलता है, मतलब आरोप प्रत्यारोप, और ये अभी से नहीं, ये कई सालों से देखने मिला। तो आखिर ये जो आप लोगों के बीच में जो है मतभेद बोलेंगे या जो विवाद बोलेंगे, तो ये किस चीज को लेकर है? बिजनेस को लेकर, सत्ता आप याद करके मुझे बताइए, कुछ व्यक्तिगत? आप याद करके मुझे बताइए, मैंने कभी मेरे साइड से सबसे पहले आके मैंने कभी बोला है, ऐसा भी याद करके मुझे दिखाइए। क्रॉस फायर की आप जो बात करते हो ना, तो क्रॉस फायर तो दोनों की तरफ से होना चाहिए। जब वो होता है मैं उसका जवाब देता हूँ, जवाब भी नहीं देता, मैं सच बात है वो जनता के सामने लाता हूँ। मैं ऐसा समझता ही नहीं कि उनके बात का मैंने जवाब देना चाहिए। लेकिन आदमी का वो एक लेवल होता है, मैं किसके ऊपर बोलना चाहिए, किस बात के ऊपर मुझे जवाब देना चाहिए, एक लेवल होता है। तो वो लेवल मेंटेन करने का काम मैं करता हूँ। लेकिन सच बात अगर जनता के सामने नहीं आएगी तो जनता उसी को सच समझ के बैठेगी जी। वो काम मैं करता हूँ। मेरी तरफ से कोई क्रॉस फायर नहीं होता। आपने कहा ना मेरी किसी से राजनीतिक दुश्मनी है, ना मेरे किसी से बिजनेस की दुश्मनी है, ना और कुछ सामाजिक दुश्मनी है। मैं तो हमेशा दावे के साथ कहीं पे भी मंच से मैं बोलते रहता हूँ कि मेरा इस लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरी दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई मुझे दुश्मन समझता है तो उसका दवा मेरे पास नहीं है। सर 2024 लोकसभा इलेक्शन पे आते कि ये आप हार गए थे, तो उसकी वजह क्या, मतलब आप मानते हैं कि आपके हार की वजह क्या हो सकती है? तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग जानते हो उस वक्त क्या फेक नैरेटिव हुए, और हमारे लोकसभा क्षेत्र में तो कुछ ज़्यादा ही हुए। जैसे अब की बार 400 पार, हाँ, अब की बार 400 पार, ये नारा जो मोदी जी ने दिया, ये अगर हमारे मुसलमान भाइयों को हमारे भारत से कहीं भगाने के लिए होता तो उसके बाद में सरकार तो मोदी जी की आई ना। 303 थे 2019 में, हाँ,
282 थे 2014 में, 14 में उस तो हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थे। बिल्कुल। कोई भी एक स्कीम मुझे बताओ जो मोदी जी ने की, उसमें ऐसा लिखा है क्या कि हमारे मुसलमान भाइयों को छोड़ के? उन्होंने पहले दिन से कहा सबका साथ सबका विकास, उसके बाद में एक एक कड़ी जोड़ते गए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसके बाद में और एक कड़ी जोड़ी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो प्रयास में हमारे मुसलमान भाई भी आ गए। बराबर, ऐसा कभी उन्होंने किया है क्या? नहीं किया। लेकिन फेक नैरेटिव में लोगों ने ये फैलाया यहाँ पे कि मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, मोदी जी आएंगे तो तकलीफ होगी, हमें देश छोड़ना पड़ेगा। नहीं, उस वक्त कुछ भाषण भी आ रहे थे उस वक्त, तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों को भी कि वगैरह। ऐसा है, देखो अभी मैं एज अ सांसद मैं कुछ गलत स्टेटमेंट अगर देता हूँ तो हमारे साथी जो अयोध्या के एमपी थे उन्होंने कहा कि हम लोग इसको बदल देंगे संविधान को। हाँ। उन्होंने कहा तो उनके कहने से संविधान का बदल होता है क्या? संविधान बदलने के लिए कुछ प्रोसीजर है क्या? नहीं। और मैं उस वक्त ऐसे भाषण में कहता था कि इस देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता, इस देश का संविधान बदलने की ताकत एक ही आदमी के पास थी और वो खुद बाबा साहब आम्बेडकर थे जी। बाकी कोई नहीं बदल सकता। नहीं, आपने भी 2 साल पहले, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की। मैं और ऐसा है कि ये हो गया, हमारे मुसलमान सब भाई इकट्ठा हो गए, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। फिर हमारे दलित साथियों में ये फैलाया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने वाले हैं। फिर हमारे आदिवासी भाइयों में ये कहा गया कि आपका आरक्षण चला जाएगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में तो मराठा आरक्षण था ही, उसका एक आंदोलन अलग से चल रहा था। फिर हमारे इधर एक अपक्ष कैंडिडेट खड़ा था, उसका एक कास्टिज्म चल रहा था। ये सारे जो नैरेटिव थे उसके ऊपर एक नैरेटिव था जो मेरी ही पार्टी के अंदर था। अगर जी ये इतने नैरेटिव चलने के बाद भी मेरे पार्टी के अंदर अगर सब सही होता हाँ। तो भी मैं नहीं हारता, और नैरेटिव नहीं चलते तो फिर कोई भी कुछ भी करता तो भी मैं नहीं हारता। क्योंकि मोदी जी ने इस देश में इतना काम किया है, वो काम के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस जी ने इतना महाराष्ट्र में काम किया, वो काम के माध्यम से जनता के प्रति उन लोगों ने इतना विश्वास पैदा किया है कि ये हार होने वाली नहीं थी। तो ये फेक नैरेटिव की वजह से ये सब हो गया। अभी आपने देखा है क्या, भिवंडी के अंदर सुरेश टावरे जब खड़े थे उन्होंने 84,000 वोट पाए थे। हाँ। विश्वनाथ पाटिल जब खड़े हो गए उन्होंने 1,35,000 वोट पाए। उसके बाद फिर सुरेश टावरे खड़े हो गए, 1,40,000 वोट लिया। 2.25 लाख वोट अभी तक कभी हुआ नहीं। आप यकीन करेंगे, मैं वो कौन सा एरिया गया था, मुझे अभी नाम याद आप मिलत नगर की साइड कंडूपाड़ा, औचितपाड़ा में, औचितपाड़ा में आप आए थे। और 8वीं कक्षा की लड़की हमारी वोटिंग के लाइन में खड़ी है। आप वहाँ पे आके आपने उसको ये मैंने claim किया कहा था कि बोगस वोटिंग हो रहा वो है। लड़की को मैंने कहा किसका वोट देने जा रही हो? बोलता है मेरा ही वोट है। तब मैंने जाके वो पीएसआई को बोला कि आप कुछ देखते नहीं हो क्या? बाकी मैं तो किसी हमारी मुसलमान बहन थी तो उसको बोल नहीं सकता था कि ये आप ही का है क्या, आपका ये आप बुरखा उठा लो, ये तो मैं बोलने नहीं जा सकता ना। और मैंने वो किया नहीं, वो संस्कार नहीं मेरे ऊपर। भले वो बोगस वोट है या सच है, ये संशोधन की बात है। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि वो बोगस ही वोट करने आई थी जी। लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्ची खड़ी हो दिख रही है, उसको पूछा मैंने, उसने कहा कि 8वीं कक्षा की। ये तो एग्जाम्पल था। अच्छा। फिर जहाँ पे मैं नहीं पहुँचा वहाँ पे क्या हुआ होगा। दूसरी एक बात आपको बताता हूँ मैं। फिर मैं चला गया उधर तुम्हारे ईदगाह। हाँ। वहाँ पे क्या हुआ, मैं कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट में 6 बजे बूथ में जाऊँ या 7 बजे जाऊँ, जब तक वहाँ से ईवीएम मशीन नहीं जाती है तब तक मैं रुक ही सकता हूँ। बिल्कुल। तो 5,000 लोगों ने वहाँ पे मुझे घेरा, क्या क्या घोषणा दे रहे थे। मुझे पता था कि भिवंडी का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। मैं अगर उस वक्त कोई भी भूमिका लेता तो भिवंडी शहर का माहौल खराब हो जाता। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर संस्कार नहीं किए हैं। मैं चुप रहा, मैं डट के उधर ही खड़ा रहा। वो चिल्लाते रहे, मैं यहाँ से हिला नहीं। एक मिलिट्री वाला था सरदार जी,
उसने मुझे कहा साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, इधर ही डट के खड़े रहो। और मैंने भी डिसीजन लिया था। उस वक्त संतोष शेट्टी मेरे साथ में था। संतोष शेट्टी ने बोला साहब हिलने का नहीं है ऐसे। मैं तो गाड़ी के टप पे खड़ा रह के बोलने वाला था उनको, भाई क्या चाहते हो वो तो बताओ। कि कैंडिडेट बूथ में नहीं आए, मतलब माहौल कौन खराब कर रहा था? मैं ही कर रहा था। मैं बूथ में नहीं आऊंगा ऐसा हो सकता है कि नहीं मुझे तो जाना ही है, वो अधिकार है कैंडिडेट का। कोई भी कैंडिडेट हो, इंडिपेंडेंट हो, बीजेपी का हो, और कोई जिसको 2000 वोट भी मिला है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बिल्कुल जा सकता है, रुक सकता है। जब तक ईवीएम मशीन नहीं जाता तब तक वहां पे रुक सकता है। तो इन्होंने नारा चलाया उनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, 6 बज गए। ये सारा जो माहौल था ना, ये कहीं ना कहीं भिवंडी को कलंक लगाने वाली बात थी। हमने हमारे संस्कारों को याद किया और हमने कुछ होने नहीं दिया। जी अच्छा सर, बीजेपी पार्टी एंटी मुस्लिम है क्या, ये आप मानते हो क्या? ये कैसे मैं बताऊं आपको, मुझे बताओ आप। नहीं क्योंकि बीजेपी का मुझे आप बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेके आज तक 11 साल से ऊपर टाइम हो गया। आप यहाँ पे वॉइस बन के खड़े हो, आपकी आवाज़ किसने दबाई? नहीं। एक भिवंडी का हमारा मुसलमान भाई जिसको लेके आओ और बताओ, जब से मोदी जी आए हैं हमें बहुत तकलीफ है। मोदी जी आए हैं, एक भी योजना हमारे लिए नहीं है। मोदी जी आए हैं, हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमको भगाने के चक्कर में है, हमको कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। जी ऐसा कुछ है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, हाँ। आप मुझे याद करके बताइए, आपने आपके जिंदगी में कितने साल वोटिंग किया? कितने साल? हाँ, मैं कितने बार लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में कितने बार वोटिंग बार। किया होगा? मेरा ये बड़ी नम्रता से मैं भिवंडी शहर के हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को हाथ जोड़ के पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने विकास के लिए कितनी बार वोट किया वो मुझे बताओ। सर आपको गुमराह किया गया, जी मैं वही बता रहा हूँ। धर्म की चिंता के कारण ही आपने वोट किया। नहीं फिर भी हम विकास करते गए, हमने कभी नहीं बोला। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो भाषण में कहा, अगर मुझे मुसलमान भाइयों के वोट नहीं मिलते तो कहीं तो मैं कम पड़ता हूँ। मैं उनका विश्वास जीतने में कहीं तो कम पड़ रहा हूँ। बराबर? बिल्कुल ये हमारी गलती है। नैरेटिव ऐसा लेकिन किया जा रहा है। नहीं नैरेटिव वो गलत। अभी जैसे योगी जी, ऐसा है, देखो योगी जी यूपी में मैं तो ये समझता हूँ 80-20 की राजनीति होगी। मेरी एक बात सुनो, मैं ये समझता हूँ कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, आप चैनल चलाते हो, आपने चैनल का नाम भी द वॉइस इंग्लिश ही लिखा है, बिल्कुल। तो पढ़े लिखे लोग भी नैरेटिव में कैसे आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? क्या वजह है? आपको एक तो एग्जाम्पल देना चाहिए ना। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। ये अगर आप फेक नैरेटिव की वजह से वोट नहीं दे पाते हो भिवंडी को, तो वोट नहीं देने के कारण ये हमको तकलीफ हुआ। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। तो फिर क्या नैरेटिव बताइए मुझे। नहीं, जैसे कि अभी नीतीश रानी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, जिनकी राजनीति खराब होने वाली है, जिस लीडर लोगों की, जो मुसलमान हो, हिंदू हो, जो मुसलमान भाइयों के वोटों को गुमराह करने के बाद, भावनाओं में उनको भड़काने के बाद वोटिंग के लिए, जी जो उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं करेंगे तो हमारी राजनीति खराब होने वाली है, खत्म होने वाली, वही लोग ऐसा करते हैं। हमारे मुसलमान भाई कोई मन से नहीं चाहते कि ऐसा करे, जनता को भी सब लेकिन मालूम कई है। लोग हमारे पास आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि क्या समाज के लीडर लोग हैं उनके खिलाफ कहा जाएंगे। बड़े पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है इस बात का। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि अभी कंक्रीट रोड सैंक्शन करके लाए तो हम लोग मुस्लिम एरिया में नहीं करेंगे, ऐसा कभी बोला है? आप देखो जाके, ये तुम एस स्टैंड से आगे जाते हो, कौन सा एरिया है? नागांव की तरफ जो रोड है, हाँ। किसने बनाया? नहीं, तुम्हारा दूध बावड़ी तक का आया, किसने बनाया? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पूरे भिवंडी में बनाए, किसने बनाए? मेट्रो आ रही है, किसने लाई? लेकिन फिर जब चुनाव सुनो ना, ये बीजेपी ने लाई। ये तो बीजेपी की देन है। बीजेपी ने ऐसा नहीं सोचा कि इसमें अभी हमारे मुसलमान भाई नहीं चढ़ेंगे मेट्रो में। नहीं, ऐसा है क्या? आप ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी ये चाहती है कि अगर मुसलमान है, हमको उनको सारी फैसिलिटी देना है, लेकिन वो शायद हो सकता है कि सेकंड नागरिक बन के रहे, क्योंकि एक भी एमपी या एमएलए जो है बीजेपी कैंडिडेट ये नहीं करती। चलो, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने जी। जिसको वोट करते हो, अभी एनसीपी को किया,
पहले कांग्रेस को किया। बताओ 2 चुनाव में कहा महाराष्ट्र से कौन मुसलमान खड़ा किया था? बताओ मुझे, बताओ एक कैंडिडेट मुझे। बड़ी उनकी वकालत करते हो आप नहीं, लोग। मैं वकालत नहीं, मैं खाली ये बता रहा हूं शरद पवार साहब ने दिया क्या एक मुसलमान कैंडिडेट? बताओ नहीं मुझे। दिया था। कांग्रेस ने दिया क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी में मुस्लिम लोग हैं, तो सपा को देना ही है जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो बीजेपी का हमारा बिहार का क्या नाम, उनका नाम भी भूल गया मैं, उसको हमने टिकट दिया, उसको हराया आप लोगों ने। हाँ, जब हम मुसलमान भाई को टिकट देते हैं तो उसको हराते हैं बीजेपी के नाम पे। ऐसा होके कैसा चलेगा? मेरा कहना क्या है, जो डेवलपमेंट करने वाला है ना उसको वोट देना चाहिए। मैं तो ये सोच रखने वाला आदमी हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम लोग विकास के लिए किसी भी पार्टी को वोट दे सकते। एक बार आप ये करोगे ना तो ये सारी पार्टियाँ, जो समाजवादी हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, आपके दरवाजे पे नाक रगड़ते हुए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे और उसके बाकी जो पार्टियां हैं या तो फिर जो नैरेटिव सेट किया जाता है, जो धर्म की राजनीति होती है, तो वो चीजें जो है, वो सारी चीजें तो जो उससे बाहर निकालने का काम ही आपका है। बिल्कुल, मैं आप इसीलिए आपको जनता सवाल का किया। वॉइस बन के ये करना चाहिए। सर, मेरा मैंने तो कोशिश करी थी, आपको बताऊं मैं 2014 में जब चुन के आया मैंने 2 महीने के अंदर अपना के इंजीनियर है ना, उसको बोला था कि मुझे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे मुसलमान समाज के हैं जी, उनसे मुझे मीटिंग करनी है। उन्होंने बेचारे ने अपने रईस स्कूल में, हमारे रईस स्कूल के वो चेयरमैन थे, क्या नाम उनका, तलाफा की, नहीं, या तो फिर मुझसे उनका नाम भूल गया मैं। जी। तो उनको बोल के वहाँ पे मीटिंग लगाई, कई इंजीनियर आए, कई डॉक्टर आए, कई वकील आए, उनके साथ मीटिंग की, कोई टीचर लोग आए। जी, तो वो जो आप बोल रहे हो ना, फेक नैरेटिव नहीं, उसमें से बाहर ही नहीं आते। तो एक मोदी जी के लिए उनके दिमाग में क्या बैठा के रखा है जी, वो समझ में नहीं वाला आता, जो सब लेके- वो निकलता नहीं है। जी, मैंने कहा देखो भैया, अभी मेरा तो चुनाव है नहीं कि मुझे वोट चाहिए, मैं तो जीत के आया, अभी 5 साल पड़े मेरे पास। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या तकलीफ है मुसलमान भाइयों को बीजेपी से, मेरे से। तो उनका जवाब एक ही रहता है। जैसे मेरा लड़का एक बार एक बड़े लीडर को मिलने गया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी, तो उसने कहा देखो तुम्हारे पिताजी की इस शहर को ज़रूरत है, वो अगर चुन के, पहले चुनाव में 2014 के जी, वो अगर चुन के आएंगे तो भिवंडी का डेवलपमेंट हो सकता है, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो बोलते मदद करो, तो बोलते मदद कैसे होगी, तुम्हारे पिताजी अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत है। फिर मेरे लड़के ने उनको बोला कि जो हमारे पिताजी के सामने कैंडिडेट खड़े हैं वो कांग्रेस से है, वो तो कार सेवक थे, बाबरी मस्जिद गिराने के लिए अयोध्या गए थे, वो अभी कैंडिडेट है, फिर उनका क्या? बोलता वो आदमी गलत होगा, पार्टी अच्छी है। चलो मैं इसके ऊपर भी सवाल पूछता हूँ जी, मुझे एक कोई ऐसा दिखाइए आप कि कांग्रेस पार्टी के पीछे इतने साल खड़ा रहने के बाद, समाजवादी पार्टी के साथ इतने साल खड़े रहने के बाद, हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों के लिए उन लोगों ने क्या किया है, ये मुझे बताओ। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 10 साल से सत्ता में है, बिल्कुल। इससे पहले कौन सत्ता में था? कांग्रेस एनसीपी है, हालात तो तब भी वैसे ही थे। कांग्रेस एनसीपी है। तो जिसको आंख बंद करके आप लोग वोट देते हो उससे कोई उम्मीद नहीं है, रखते भी नहीं है, बिल्कुल। और वो भी कुछ करते नहीं। क्यों नहीं करते? उनको पता है वोट कहाँ जाने वाला है, हमारे पास ही आएगा, बराबर नहीं, सही है। तो वोट तो मिलने वाला है, तो करने की जरूरत क्या है? और हमने कभी ये सोचा नहीं कि हमको वोट मिलना चाहिए इसलिए करो, या तो देते नहीं इसलिए नहीं करो। हम तो करते गए, आगे भी करेंगे। हम तो कोशिश करेंगे मुसलमान भाइयों का विश्वास जीतने की। अभी नहीं जीत पाए तो वो उनकी मर्जी है, किसी के मन में घुस के या किसी का हाथ पकड़ के तो मोदी जी को वोट नहीं करवा सकते हम लोग, देवेंद्र जी को वोट नहीं करवा सकते हम लोग। वो तो जब परिवर्तन आएगा, लोगों को लगेगा कि अभी डेवलपमेंट के लिए वोट देना चाहिए, तब मिलेगा अपने आप। ठीक है सर, अभी हम लोग थोड़ा सा इस पे से हट के ये पूछते हैं कि जो आपके कार्यकाल में कुछ काम ऐसे हो गए जो अधूरे रह गए थे, कुछ आपके कुछ प्रोजेक्ट हो गया, तो फिर कुछ आप लेके आना चाहते हो कि वो अधूरे रह गए थे, तो अब उसको आप किस तरह से पूरा करेंगे, कैसे आप उसको देखो, मैंने जितने भी काम हाथ में लिए थे जी, लगभग सारे काम कुछ पूरे हो गए, कुछ उसमें से काम चल रहे हैं।
जी। इसमें एक ही था जो कल्याण से लेके नगर तक का जो रोड है वहाँ मालसेज घाट में हमेशा बारिश में पत्थर गिरते हैं, जी, एक्सीडेंट वगैरह काफी एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। तो वो एक टनल बनाना था, तो गडकरी साहब ने उसको तत्वता मान्य किया था, 3,000 करोड़ रुपए का काम था, उतना ही एक रह गया। जी। बाकी मैंने जो बोला था वो सैंक्शन करने का कुछ भी काम, आप एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे बताइए, आप ये बोल के गए थे, आप ये नहीं कर पाए। अच्छा, मुरबाड रेलवे का जो काम है वो कहाँ तक है, मतलब उसको उसका भी फंडा अलग है, वो मैं बोलूंगा तो वो प्रोसीजर मालूम होती है। खाली बोल के नहीं होता है। अभी आपको मैं बताऊंगा, जब चुनाव था, हाँ। हम लोगों ने एक वीडियो भी डाला था, शायद ये हमारा पराग है, उसका डेट भी बताएगा। हाँ। हम लोगों ने एक वीडियो शेयर किया था जब विद्यमान सांसद ने लोकसभा में कहा था कि मुरबाड रेल के जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा देना चाहिए, जी। तो हमने एक उनका वीडियो जोड़ के भेजा था। उन्होंने मुरबाड में जाके प्रचार के टाइम में कहा था कि गाजर दिखा के इन कपिल पाटिल का करने का क्या, खाली मुंडी वर्ती पाए ऐसा कुछ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये रेल सैंक्शन है नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा था तो फिर आप चुन के आने के बाद वो जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा कैसे मांग रहे हो और उसमें बोल रहे हो 2019 में उसका भूमि पूजन हुआ है, 2023 में उसको सैंक्शन मिला है, तो 2019-2023 में ही था जी। तो सैंक्शन कराया किसने, कैसे क्रेडिट मिलेगा आपको? आप आपके मुंह से ही बोल रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो कि ये सैंक्शन नहीं है और गाजर दिखा रहे हो। इसमें लैंड एक्विजिशन शायद कुछ बाकी है ना अभी? उसका लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो देखो, मेरा उसके ऊपर ध्यान है। जी। क्या मैं तो देख रहा हूँ अभी, वो बोला है ना हम लोग करते हैं, हम तो अलाइनमेंट चेंज करेंगे। वहाँ के भी विद्यमान जो विधायक है उन्होंने भी कहा कि ये गलत डीपीआर हुआ है, उसको मैं चेंज करवा दूंगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी मैं तो हूँ नहीं सत्ता पर। अच्छा सर, अभी हाल ही में देखा था कि जो सांसद है उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात की थी और कहा था कि भिवंडी को भी जो है लोकल ट्रेन से जोड़ा जाए, तो वो चीज़ आप भी कर सकते थे। अरे जोड़ा जाए बोलने से जोड़ा जाता है क्या? हमने नहीं ट्रैक किया। वगैरह तो भी, हाँ। अभी ये खत्म होने के बाद ये मेरा पीए प्रशांत बैठा है यहाँ पे, कितने लेटर हमने दिए हैं और कितनी बार जीएम से भी हमने मुलाकात की है ना, सारा डिटेल आपको ये दे देगा। जी। भिवंडी का लोकल आने के लिए हम लोगों ने ऐसा मंत्री जी से लेके राज मंत्री तो दानवे साहब थे, हम दोनों तो जितना टाइम दिल्ली में समझो 12 घंटा हम हैं तो उसमें से 6 घंटा हम दोनों साथ में रहते थे, रेल राज्य मंत्री जी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये इतना इजी होता हाँ, तब तक हो चुका होता। मैं ही लाता। इसका ऐसा है कि जब आप जीएम के साथ बैठोगे ना तो पता चलेगा उनको, ये खाली मिल के आके फोटो खिंचवा के ये मैंने किया, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो सरकार हमारी है भाई। मैं अभी भी जाऊंगा, रेलवे मंत्री मेरे मित्र हैं, अश्विनी वैष्णव जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पर्सनल जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक साथ मंत्री काम किया है एज ए मंत्री। जी। तो कोई कौन से पद पे है ये मायने नहीं रखता है। मेरा वजन तो मेरे बात का वजन उनके पास निश्चित तौर पर रहेगा और मैं मोदी जी से भी मिलके ये बात कर सकता, लेकिन छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत क्या है ये कभी देखिए। क्या हमारे यहाँ पे छठवीं लाइन जो थाना से कुर्ला तक की बनी, कुर्ला से विटी तक की नहीं है क्योंकि इंक्रोचमेंट। हाँ। ये जानकारी हमारे सांसद के पास नहीं होगी। हमने कई बार कोशिश की, जब तक वो नहीं बिछती है बिल्कुल, तब बिल्कुल। तक 2 मिनट का भी टाइम जितनी ट्रेनें चलती उसमें नहीं है, उसमें सही है ही नहीं कि अपनी ट्रेन डाल सके। सही बात है। तो ये मंत्री, रेलवे मंत्री से मिलके ये होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। ये सही जानकारी मैं बता रहा हूँ, मैं यही उत्तर देने के लिए क्यों आगे पीछे करता हूँ, तो ये मालूम होता है हाँ। इनके पास जानकारी है ही नहीं, खाली फोटो खींचने का और आने का। गडकरी साहब के पास गए फोटो खींचा, इसके पास गए फोटो खींचा, ऐसा नहीं होता है। उसको क्या समस्या है, क्यों नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। वो अगर होता तो 10 साल में मैं लेके आता उसको। जी। ये मेरे हाथ में भी नहीं ना, वहाँ का इंक्रोचमेंट करना मुंबई वाला, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो हेल्प कहाँ करूँगा? थाने डिस्ट्रिक्ट में करूँगा। बिल्कुल। वहाँ पे अगर रेल प्रशासन से ये बात नहीं हो रही है तो मेरे से कैसी वहाँ पे मुंबई में होगी? तो जब तक ये नहीं होगा तो भिवंडी की लोकल नहीं चलेगी।
लेकिन भिवंडी में हम लोगों ने भिवंडी के रोड की ट्रैफिक कम हो, इसलिए यहाँ पे भिवंडी से पार्सल ले जाने का सुविधा यहाँ पे निर्माण कर दिया हमारे भिवंडी रोड स्टेशन में। हाँ। और लगभग यहाँ से कई सौ टन माल यहाँ से जा रहा है। डीआरएम को मैंने भिवंडी में बुला के व्यापारियों के साथ मीटिंग करी थी। उसके बाद ये चालू हो गया। चालू होने के बाद कई व्यापारी आके मेरा सम्मान करके गए। उन्होंने कहा कि साहब हमारा भिवंडी से अगर माल आसाम भेजना है तो हमको लगभग 48 घंटा लगता था गाड़ी के लिए। अभी हम लोग भेजते हैं तो 27-28 घंटे में ट्रेन में हमारा माल पहुंच जाता है। हमारा गाड़ी का टायर भी नहीं घिस रहा है, डीजल भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है और सब हमारा माल बराबर पहुंच रहा है वहाँ पे। तो ये सुविधा जो होने वाला था वो हमने यहाँ पे कर दी और आगे हमारा निश्चित तौर पर इसके ऊपर ध्यान रहेगा। भिवंडी से लोकल ट्रेन इसलिए चले क्योंकि हमारा व्यापार सब मुंबई में है जी, टेक्सटाइल का, तो लोगों को मुंबई में आने जाने के लिए सुविधा हो, इसलिए उसके ऊपर पूरा मेरा ध्यान है। मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो सर, जैसे आपने कहा कि अभी 5 करोड़ की निधि आपने सैंक्शन करा के लाया जबकि आप कोई पद पे नहीं है, तो ऐसे पिछले पूरे 1 साल में आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा उसके ऊपर जानकारी दीजिए। मैंने आपको कहा, देखो कि मैं राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्मान्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में हमारी सरकार है। केंद्र से राज्य से संबंधित डेवलपमेंट का अगर कुछ काम करना है तो मुझे पद की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो पर्सनल रिलेशन उनसे बना हुआ है एज अ भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता। अभी मैं 1 साल में जी, जब से लोकसभा का रिजल्ट आया है तब से लेकर आज तक कई काम मैंने किए हैं। जैसे कि ये हमारे स्टेम की योजना है कई गांवों की पानी की, तो उनका इंटरेस्ट आया, किसी गांव को ज़्यादा बिल का भुगतान आया था, उनका सारा 13 करोड़ रुपया माफ़ करवा दिया। 2-3 बार मैंने टीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की तो उन्होंने वो सारा एक्सेप्ट करके लगभग 13 करोड़ रुपया का भुगतान माफ़ करवाया। फिर 25 करोड़ रुपए का खाड़ी का जो वॉल है कोन गांव का वो सैंक्शन कराया। पानी की योजना कई सैंक्शन करी, कितनी शाहपुर मुरबाड की भी हो, भिवंडी की भी हो। जैसे भिवंडी शहर में ये तो 5 करोड़ रुपया मैंने दिया जी। उसके बाद में मेरे गांव के आजू बाजू के परिसर में भी हमने अभी अलग से 100 करोड़ का काम देवेंद्र जी से मांगा है, जो रोड रास्ते जिसके बनेंगे, जो एमएमआर क्षेत्र में गांव आते हैं उनके लिए मांगा है, उसके बाहर के लिए भी मांगा है। तो ये सारा जो है मुझे ऐसा लगता है कि कई काम ऐसे हैं जो मैं आपको गिनवा दूंगा। जैसे मुरबाड में, बदलापुर में 10-10 करोड़ रुपया, वहाँ पे भी मैंने ये सारे काम जो आपने इस एक हाँ अभी 1 साल के अंदर किए हैं। आपको ऑर्डर चाहिए तो उसका ऑर्डर भी मैं दे दूंगा आपको जी। वो राम माली को मैं बोलूँगा आपको वो सेंड करेगा। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि आपने कैसे उन्होंने अभी सैंक्शन करा है तो आपके पास वो ऑर्डर रहेगा, उसके ऊपर तो डेट रहता है जी, तो डेट के साथ आपको मिलेगा। अभी भी और बदलापुर में हम लोगों ने मांगा है 10 करोड़ रुपया, मुरबाड में भी मांगा है। शाहपुर में तो मुझे लगता है लगभग 63 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन किया, उसमें से 12-13 करोड़ रुपया जो मैं एमपी नहीं रहते हुए मैंने सैंक्शन कराया। अच्छा हाँ, तो ये सारा काम करने का टेक्निक आना चाहिए। पद की ज़रूरत होती है क्या काम करने के लिए? आपका सामने रिलेशन कैसा है, आप किस तरह से सामने जाके बर्ताव करते हैं। अभी देखो मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी, फिर से घूम फिर के बात वहीं पे आती है और वो प्रोग्राम भी राजनीतिक नहीं था। लेकिन कल आपने ऑनलाइन स्पीच था, कलेक्टर साहब का सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम था, वहाँ पे हमारे विद्यमान सांसद जी ने ऐसा कहा कि ऐसे अच्छे लोगों के लिए 5-10 साल सरकार ने बढ़ाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं कल ही लोकसभा में ये मुद्दा उपस्थित करूँगा। अभी आप बताइए मुझे। और वहाँ पे दूसरे एक विधायक बैठे थे जी, उनको भी सलाह दी कि आप ये विधानसभा में उपस्थित करो। जो चीज अभी ये सिस्टम बना हुआ है। आईएएस ऑफिसर कितने साल में रिटायर होगा, कॉमन ऑफिसर कितने साल में रिटायर होगा, ये सिस्टम बना है।
जी ये बंदे को ये भी अगर जानकारी नहीं होगी तो आप सोचो क्या होगा। सर, एक आखिरी सवाल कि आप जनता से क्या अपील करेंगे 2019 के लिए 2029 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जनता से क्या अपील करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी में ये होता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में 2029 में कौन कैंडिडेट आएगा ये मैं अभी नहीं बता सकता। जी। ये मेरा अधिकार नहीं है, ये हमारे पार्टी का अधिकार है, हमारे नेताओं का अधिकार है। लेकिन एक आह्वान मैं ज़रूर करूँगा कि 2029 में भी महाराष्ट्र में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आने वाली है। तो जो भी उस वक्त खड़ा रहेगा, अगर हमें डेवलपमेंट और आगे बढ़ाना है, गति से बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुन के देना पड़ेगा। यहाँ से वो कौन रहेगा ये मैं यहाँ से नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी देखो ऐसा है कि जो भी जिसको भी चुन के दिया है तो अभी लगता है कि आपको यहाँ पे एमपी है, उनका काम क्या है? नहीं, एमपी का तो रोल ही एक अलग होता है। गोडाउन का लेटर दे दो, इसका लेटर दे दो, उसका लेटर दे दो, ये काम है क्या? और आप लोगों के साथ जब बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आपने जो भी सवाल पूछा डेवलपमेंट का, उन्होंने कहा मैंने लेटर दिया है, उसके ऊपर कुछ जवाब है क्या? दिया है कुछ जवाब? आप बताइए। मैंने भी आप लोगों के ही जो आप लोगों ने प्रसारित किया वो मैंने देखा। मुझे कोई उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन डेवलपमेंट अगर हमको चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट यहाँ से जिताना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में भी और देश में भी आने वाले 29 में भी यही सरकार आने वाली है। और जिस हिसाब से मोदी जी इस देश में काम कर रहे हैं, हमारा देश देखो आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में है, तो आगे तीसरी, जल्द से जल्द हम तीसरी अर्थव्यवस्था पे जाएंगे। और आगे मोदी जी का टारगेट यही रहेगा, चाइना को पीछे करके 2 नंबर पे आए, उसके बाद अमेरिका को पीछे करके 1 नंबर पे आए। कल भी मैं किसी पार्लियामेंट में किसका भाषण सुन रहा था टीवी पर, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि आने वाले दिनों में कई साल लगेंगे, उसको इतना इजी भी नहीं है। अभी ये 10 साल में मोदी जी ने 10वें नंबर से तो चौथे नंबर पे तो देश को लाया, इसके पहले ये नहीं हुआ। तो ये 6 नंबर हम लोग आगे आ गए, तो अभी 4 नंबर आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई साल लगेंगे जी। बराबर। इसके लिए सारे जनता का आशीर्वाद भी मोदी जी को, देवेंद्र जी को चाहिए, वो जनता दे। ऐसी जनता को मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा। और निश्चित तौर पर अभी भी जो भी कुछ डेवलपमेंट का काम हो, मेरे लायक हो, आपके माध्यम से हो या डायरेक्ट हो, मेरे पास जो भी आते हैं उनके मैं काम करते रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और भिवंडी शहर का ही नहीं तो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं हमेशा काम करते रहूँगा। जनता मुझे आशीर्वाद दे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, जब थे तब कुछ नहीं किया, अभी बोलते मैं करूँगा। तो मैंने जब था तो मैंने ही किया है। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो मैंने कहा कि भैया देखो, कहने के लिए मेरे पास ही है, किसके पास है बताओ जी? मेरे पास ही है कहने के लिए कि मैंने ये किया है। हाँ। वो ये पूरा हो गया, ये होने वाला है। और मैं कुछ नहीं होने के कारण आज भी भिवंडी शहर के लिए 5 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन करके लाया है। अभी लेटर है तो अभी दिखा सकता हूँ मैं। अभी अपना लड़का मेरा सुमित है, उसके पास उसका लेटर है। अभी मैं किसी पद पे तो हूँ नहीं, फिर भी मैंने 5 करोड़ सैंक्शन करा के लाए हैं, आगे भी लाते रहूँगा। देवेंद्र जी को मैंने लेटर दिया है, 100 करोड़ रुपया मैंने मांगा है अपने ग्रामीण के लिए और शहर के लिए। और निश्चित तौर पर वो विकास का, डेवलपमेंट का निधि हमें मिलेगा, आएगा, भिवंडी में डेवलपमेंट होते रहेगा। इसके लिए पद की ज़रूरत हो ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि राज्य में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के नाते मुझे किसी के पास भी अगर काम के लिए जाना है तो मुझे कोई दिक्कत आती नहीं है। और मैं जो बोलूँगा वो काम जनता का काम होता है, इसलिए वो काम के लिए मुझे निश्चित तौर पर उनका समर्थन, आशीर्वाद मिलते रहे। जी जी सर, आप हमारे साथ में पॉडकास्ट में बैठे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, ये थे हमारे साथ में कपिल पाटिल जी।
उम्मीद करते हैं कि आपके जो सवाल या आपके मन में जो चीज़ें जो शंकाएं होगी तो वो इनके माध्यम से दूर हुई होगी, और अगर कुछ और भी बातें हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।